शादी के फेरे। बेटी नहीं बेटा चाहिए, क्योंकि बेटी दहेज लेके जाएगी और बेटे की कमाई पे माँ बाप का हक है। अब हम जरा इसको बदल के देखें। बेटे को दहेज देना पड़ता है और बेटी की कमाई पे माँ बाप का हक है। तो क्या अब हम बेटों को पेट पे मारेंगे? लावण्य लता से 5 साल बड़ी है और लारा उससे सिर्फ पौने 2 साल छोटी है। यानी कि उसे अपनी माँ की गोदी समय से पहले खाली कर देनी पड़ी थी। ऐसे में ललिता उसकी माँ जैसी थी। वो जहां जाती लता उंगली पकड़कर उसके साथ जाती। पर ललिता को जब उसके लिए समय नहीं होता वो दुत्कार भी देती। तब लता को नए सहारे की तलाश करनी पड़ती। लालिमा अपने सौंदर्य से अभिभूत थी। गर्मियों में वो लता को छत पर एक छायादार कोने में ले जाती और उस पर बहुत सा टेल्कम पाउडर छिड़कती ताकि वो गोरी दिख सके। वो कहती, देख तू कितनी काली है और मैं हूँ परी जैसी गोरी। मेरे बाल देख एकदम परियों जैसे हैं। तेरी तो आंखें भी छोटी हैं। तेरी जैसी 2 आंखें मेरी आंखों में आ जाएं। तू मेरी बहन है ना, इसीलिए समझा रही हूँ। लता के लिए उसकी बातों पर विश्वास करना सहज था। उसे लगता था लालिमा एक राजकुमारी है जो गलती से उन साधारण लोगों के घर पैदा हो गई है। लावण्य हमेशा व्यस्त होती। वो एक सहज नेता थी। जब वो बोलती तो सब रुक जाता, बस उसे सुना जाता। खेल में जब वो दिशा निर्देश करती तो बच्चे उसे पूरा करने दौड़ पड़ते। उनकी रामलीला में लालिमा यदि सीता थी तो लावण्य सबकी राम थी। वो हमेशा सबको बड़े ध्यान से सुनती, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट। उसको देखते ही पिताजी की आंखें गर्व से चमकने लगती। वो उनकी भाई अधिक और बहन कम थी। वो जादुई तारों भरी रातों वाले दिन थे। वे छत पर आसमान के नीचे सोते थे। लता की छोटी मौसी आई हुई थी। माँ देर रात तक उनसे बात किया करती थी। माँ के साथ लीना सोती थी। लता लोलिता के साथ सोती थी, इसलिए उनकी बातें उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देती थी। परंतु उस रात लता को अचानक बहुत जोर से कान में दर्द हो गया। माँ ने सरसों का तेल गरम करके उसे कान में डाल दिया। उस रात लीना लोलिता के साथ सोई और लता माँ के साथ। तेल डालने के बाद उसे आराम आ गया था, परंतु उसे अगले दिन भी माँ के साथ ही सोना था। उसने बहुत जिद की तो माँ ने उसे अपने साथ सुला लिया। वो बिस्तर में चुपचाप लेटी थी। दोनों बहनें अपनी बातों में लगी थी। उन्हें लगा लता सो गई है। मौसी कह रही थी, वैसे देखा जाए तो जीजा जी की ये बहुत ज्यादती थी कि लता के होने के बाद तुमसे 10 दिन तक बात ही नहीं की, न बेटी की शक्ल देखी। अब लड़का करना अपने बस में होता तो कोई लड़की पैदा ही न होती। लता के कान खड़े हो गए। ये वो क्या सुन रही थी? क्या उसके पिता उसको बिल्कुल नहीं चाहते? उसके जन्म पर वे इतना गुस्सा हो गए कि 10 दिन तक उन्होंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। वो सब मेरी सास के कारण। वो तो ये चाहती थी कि ये दूसरी शादी कर लें ताकि बेटा हो जाए। ये तो बस उसके लिए तैयार नहीं हुए, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता। हाँ, बहुत तेज औरत है वो, पर दूसरी शादी करना भी आसान नहीं है। तुझे तो पता है, जब ललिता पैदा हुई ये बहुत खुश थे। लालिमा तक भी ठीक थे, पर जब लावण्य होने वाली थी इन्हें यकीन था कि बेटा ही होगा। और मुझे लगता है वो अभी तक उसे अपना बेटा ही मानते हैं। बहुत प्यार करते हैं उससे। लता जानना चाहती थी कि जो 2 लड़कियां उसके बाद आई उनके जन्म पर क्या हुआ। लता के दिल में दर्द था। उसे लग रहा था उसका शरीर बीच में से कट जाएगा। यह स्वीकृति, ये तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक उसके साथ चलने वाला था। वो तब बच्ची थी। उसका दर्द उसके शब्दों से बड़ा था। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, बस रोती रही। वो भी चाहती थी कि पिताजी उसके ऊपर लावण्य की तरह गर्व करें। उसने उसी की तरह पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। लावण्य अच्छी वक्ता थी तो लता उसकी चीयर लीडर। वो हर तरह से उसकी छाया बन गई। लता का गणित अच्छा था और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी। लावण्य मेडिकल कॉलेज से लौट आई थी।
पिताजी नहीं चाहते थे कि उनकी एक और बेटी ऐसी स्थिति से गुजरे। वे चाहते थे लता सोनीपत में रहकर गणित की शिक्षा ले। लता ने कहा, दिल्ली दूर नहीं है और मैं हर हफ्ते घर आऊंगी। उन्होंने कहा, लेकिन इंजीनियरिंग लड़कों के लिए है, कॉलेज लड़कों से भरा होगा। वैसे तो सारे गणितज्ञ भी पुरुष ही हुए हैं। शिक्षा दी ही सिर्फ लड़कों को ही जा रही थी, तो किसी भी क्षेत्र में लड़कियां होंगी कैसे? लावण्या ने कहा। लावण्या को अपने पक्ष में पा लता का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे लगा अब सब आसान है। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज सचमुच लड़कों का स्थान था। क्लास में वे बस 2 ही लड़कियां थी। वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती। कॉलेज के पास उन दोनों ने एक कमरा ले लिया था जहां वे इकट्ठी रहती थी। हर एक लड़का उनसे बात करना चाहता था। वे उनकी असाइनमेंट करने के लिए तैयार थे, उन्हें पढ़ाने के लिए, कॉफी लाने, सब करने के लिए तैयार थे। इन सब के बदले में बस वे इनसे बात करना चाहते थे। लता की मित्र जूही सह शिक्षा में पढ़ी थी। वो धनी परिवार से थी। उसमें आत्मविश्वास था। लड़कों से बात करना उसके लिए सहज था। वो उनसे बातें करती थी और लता मुस्कुराती रहती थी। वे उसे जूही का पपी डॉग कहते थे। लता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इसकी आदत थी। उसके लिए इतना बहुत था कि उन्होंने उसे नोटिस किया था और नाम भी दिया था। इंजीनियरिंग करने के बाद उसे BHEL हैदराबाद में नौकरी मिल गई, जहां बहुत से कर्मचारी IIT से थे। वहीं उसकी मुलाकात अमित से हुई, जिसने कानपुर IIT से M.Tech की थी। अमित पहली बार में ही मित्र सा लगा। वे दोनों ही हैदराबाद में अकेले थे, इसलिए बहुत सा समय इकट्ठे बिताते थे। अमित के पास स्कूटर था। छुट्टी के दिन वे सारा दिन घूमते रहते थे। वे दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थे, इसलिए उनकी उत्सुकता, आशा, निराशा सब साथ साथ जुड़े थे। एक रविवार वे नाश्ता करने बाहर गए और वहीं अमित ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लता का सारा शरीर झंझना उठा कि पहली बार था जब कोई लड़का उसके विषय में गंभीर था। अब तक रास्ते पर लोफर लड़कों ने ही उसे छेड़ा था। उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए हाथ में पकड़ी कॉफी मेज पर रख दी। अमित ने उसकी घबराहट देख ली और धीरे से अपना हाथ लता के हाथ पर रख दिया। ये पहली बार हुआ था। उसके पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई। उसे इतने करीब कभी कोई नहीं लगा था। अपने चेहरे की तपन को छुपाने की कोशिश में उसने अमित की ओर देखा। ये वो पल था जब आपका मन पूरे संतोष से भर जाता है और आपके मस्तिष्क में एक खुमारी सी भरने लगती है। लता उत्तर देने की स्थिति में नहीं थी। तुम सोचकर जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं, अमित ने कहा। पर तुम तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। जानता हूं ना, तुम पंजाबी खत्री हो। हाँ। लता ने निश्चिंत होते हुए कहा। हम एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। उसने मन में सोचा। अमित ने अपनी जेब से अपने परिवार की तस्वीर निकाली। ये देखो, ये मेरी बहन है, इसकी शादी हो गई है। उसने तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरे पिताजी हैं, जालंधर गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये मेरी माँ है, घर में रहती हैं, बहुत धार्मिक है। कुछ देर तस्वीर ध्यान से देखने के बाद लता ने उसे लौटा दी। एकदम संतोष के साथ अमित ने वापस अपनी जेब में रख दी। लता को उसके परिवार के बारे में जानकर अच्छा लगा। सब बढ़िया था। इकलौती बहू बनने का अर्थ था पूरे ठाठ, किसी के साथ कोई तुलना नहीं। परंतु वो संभल कर चलने वाले लोगों में से थी। उसने अमित से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। लोग अमित और उसके बारे में वैसे भी ऑफिस में बातें कर रहे थे। हाँ कहने से वो डर रही थी, ऐसा ना हो कि वे और भी बातें बनाएं। एक चीज जो लता के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी प्रतिष्ठा। घर में बहनें होने के कारण उसकी बाहर कभी कोई खास सहेलियां नहीं रही। वो हर निर्णय के लिए लावण्या के पास जाती थी, पर अब वो अमेरिका में थी और वहां फोन करना महंगा था। बहुत सोचने के बाद लता ने जूही को ऑफिस से फोन किया।
वो कलकत्ता में थी और किसी अमीर पारसी से उसकी शादी हो गई थी। उसने जोर देते हुए कहा, अरे तो बढ़िया है ना, दोनों पंजाबी खत्री हो, पढ़े लिखे हो, एक साथ नौकरी करते हो और वो तुम्हें चाहता है खुश रखने के लिए, और क्या चाहिए। सच, और तो कुछ है ही नहीं उसके पास चाहने के लिए, लता ने मन में सोचा। ऑफिस में अमित हमेशा की तरह व्यवहार कर रहा था जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ये शालीनता लता को बहुत प्रभावित कर रही थी। उसका निर्णय उसकी ओर झुक रहा था, परंतु लावण्य से बात किए बिना उसे पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा था। बहुत हिम्मत करके उसने एसटीडी बूथ से उसे फोन किया। लावण्य ने उसकी बात पूरी शांति से सुनी और कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, तू जानती है उसे, फैसला भी तुझे करना है। सुनकर लता को धक्का लगा। लावण्य उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उसे धकेल रही थी। पर तू क्या सोचती है, मैं जानना चाहती हूँ। लता ने रुंधे गले से कहा, उसका सीवी तो ठीक ही लग रहा है। लावण्य ने सोचते हुए कहा। उसकी इतनी स्वीकृति लता के लिए पर्याप्त थी। उसने अमित को हाँ कह दी। अमित ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। वो एकटक उसे देख रहा था और लता ने अपना सर झुका लिया। वो 23 वर्ष की थी और ये उसका तब तक का सबसे रोमांटिक अनुभव था। वो अपनी तेज चलती सांसों और धड़कन की आहट में खुशी से डूब रही थी। उस शाम वे हमेशा की तरह अपने सहकर्मियों के साथ कैंटीन में चाय समोसे खाने गए। लता बहुत खुश थी, पर वे दोनों ही चुप थे और नहीं चाहते थे कि ये खबर फैले। वे दोनों कैंपस से दूर रहते थे। बाहर निकलते ही उन्हें पंख लग जाते। मुक्तता का वो एहसास नशीला था। जीवन में इतनी खुशी भी हो सकती है, ये सच दोनों के लिए आश्चर्यजनक था। अगले रविवार सुबह अमित उसे उसके घर मिलने अपने स्कूटर पर आया। वे दोनों आजादी की हवा जीते बहुत देर तक इधर से उधर घूमते रहे, जिसे मंजिल की जरूरत ही ना हो। आखिर उन्हें एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट दिखा। वे निश्चिंतता पूर्वक उसके अंदर चले गए, जैसे वो इसके आदी हों। वहां एसी चल रहा था। एक कोने में कोई सितार बजा रहा था। उनके आसपास कोई नहीं था जो उनकी एकांतता को भंग कर सके। अमित ने वाइन मंगाई, खाने का लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। वे दोनों भूख से मर रहे थे, फिर भी खाने से ज्यादा मुस्कुराए जा रहे थे। तुम घर में मांस खाते हो? लता ने मेज पर चिकन देखकर कहा, हाँ, हर रविवार बनता है हमारे घर। ओ, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, हमारे घर में कभी भी नहीं बनता। लता ने उसे अपने करीब अनुभव करते हुए कहा, तुम खत्री हो, फिर मीट कैसे नहीं खाते? उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हाँ वो तो है, पर हम आर्य समाजी भी है ना। ओ, क्या? मेरी मम्मी का तो अपना मंदिर है घर में। कट्टर सनातनी हैं हम लोग। ठीक है, मैं कट्टर नहीं हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो चिकन मटन तुम्हारी दाल से ज्यादा पसंद है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। लता ने हंसते हुए कहा, तो तुम घर में बना लोगी? उसने सीधे लता की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, पर तुम बाहर खाते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। लता ने मध्य मार्ग अपनाते हुए कहा। खाना खाते हुए वे अपने ऑफिस की और काम की बातें करते रहे। फिर भी ये सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था। ये नई नजदीकी थी जो दोनों को भीतर तक रोमांचित कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के अपार्टमेंट के अंदर कभी नहीं गए थे। वो हमेशा लता को नीचे सीढ़ियों से पिक करता था, परंतु आज वो उसका घर देखना चाहती थी और वो बहुत आनाकानी करने के बाद मान गया। उसका अपार्टमेंट शायद एक लड़के के हिसाब से इतना गंदा नहीं था, पर वो जिस घर से आई थी वहां 6 लड़कियां रहती थी और घर हमेशा चमकता रहता था। उसकी होने वाली पत्नी के फर्ज और अधिकार से उसने उसके घर की सफाई शुरू कर दी। वो पूरा टाइम लेटकर ट्रांजिस्टर सुनता रहा। उन्हें मिलते हुए 3 हफ्ते हो गए थे। अनिल के माँ पिताजी ने लता के माँ पिताजी को जालंधर आने का निमंत्रण दिया ताकि वे उनका घर आदि देख सकें। अमित ने कहा, हमें भी घर चलना चाहिए। उन्होंने पहली बार इस तरह इकट्ठे टिकट खरीदी
और पूरी रात एक साथ ट्रेन में सफर किया। कार्यक्रम था कि सुबह पहले वो सोनीपत उतर जाएगी और वो आगे चला जाएगा और अगले दिन लता अपने परिवार के साथ जालंधर आ जाएगी। परंतु जब सोनीपत स्टेशन आया तो लता ने उससे कहा, अब तुम भी यहाँ क्यों नहीं उतर जाते? तुम भी हमारा घर देख लो और लारा लीना से भी मिल लेना। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। कल हम सब इकट्ठा जालंधर चलेंगे। और वो मान गया। स्टेशन से घर आते हुए लता के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके शरीर का सारा पानी शायद हवा बन गया था। अमित उसके घर में सबको बहुत पसंद आया और उस रात छत पर तारों के नीचे बैठ उन सब ने बहुत देर तक बातें की। अगले दिन शाम को वो जालंधर पहुंच गए। अमित के पिताजी ने होटल में उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था। अगली सुबह लता, लारा और लीना, माँ पिताजी उनके घर पहुंचे। घर काफी पुराना था पर बड़ा था। लता के पिता ने अमित के माँ पिताजी से कहा, आप बताइए, यदि आपकी कोई मांग हो तो हम अवश्य पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपका एक ही बेटा है, आपके बहुत अरमान होंगे। अमित के पिता ने गला साफ करते हुए कहा, ये सच है कि हमारे इस दिन के लिए बहुत अरमान हैं और अमित के लिए बहुत अमीर घरों से रिश्ते भी हैं, परंतु अमित किसी बहुत पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। आप खुलकर बोलिए। लता के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित के पिता ने फिर से गला साफ करते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। वो तो हमारी खुशी भी है और फर्ज भी। माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक और बात, लता ने अपनी अपार्टमेंट के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है। आप उसे बेचकर बैंक का उधार लौटा दें और जो पैसा बच जाए उसे अमित के अपार्टमेंट में डाल दें। अब दोनों में कोई फर्क तो है ही नहीं। और अपनी इस बात पर वो खुद ही हंस दिए और पास में बैठी उनकी पत्नी भी मुस्कुरा उठी। लता ने अमित की ओर देखा। वो अपने पिता के साथ सहमत लगा। लता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु पिताजी ने उसे आंख से चुप रहने का इशारा किया। ये तय हुआ कि शाम को अपने 20 मेहमानों के साथ होटल आएंगे जहां सगाई का कार्यक्रम होगा। उन्होंने पिताजी को बहुत सी दुकानों के पते दे दिए जहां जाकर वो उनको देने के लिए उपहार आदि खरीद सकते थे। वे सब इंतजाम करने में व्यस्त हो गए। कपड़े, मिठाई, सोना सब खरीद लिया गया। रात के भोजन आदि की व्यवस्था की गई। सोनीपत से वे सब अपने भारी सूट लेकर आए थे, इसलिए अपने लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ लता ने गुलाबी रंग का सूट खरीदा जो वो फंक्शन में पहन सके। उन्हें किसी ब्यूटिशियन का पता नहीं था, ना ही उनके पास मेकअप का सामान था, इसलिए लता उस शाम बिना किसी मेकअप के थी। अमित का परिवार पूरी तरह सज धज कर आया था। पिताजी ने बहुत खुलकर डिनर पर खर्च किया था ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि शादी बढ़िया ढंग से होगी। उन्होंने लारा, लीना को सूट के कपड़े दिए, लता को साड़ी, मेकअप का सामान और सोने का सेट दिया। सब कुछ उम्मीद से बढ़कर हुआ था और अगले दिन वे खुशी खुशी सोनीपत लौट आए। एक सप्ताह बाद लता और अमित उसी गाड़ी से इकट्ठे हैदराबाद लौट गए। गाड़ी में अमित ने पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? इससे पहले कि लता कुछ कहती उसने कहा, अब सब कुछ तय हो गया है। हम लगभग शादीशुदा जैसे ही हैं। लता ने हामी में सिर हिला दिया और उसने गाल पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। एकदम फालतू सा चुंबन था, पर लता खुश थी। इतने लोगों की भीड़ में यह अनुभव उसे कहीं गहरे में जोड़ गया। उनकी सगाई दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई थी और शादी की तारीख 12 फरवरी तय हुई थी। उनका सारा समय खरीदारी में जा रहा था। पर्दे, गैस का सिलेंडर, सोफा, बर्तन, सूची लंबी थी। क्योंकि वे शादी के बाद हैदराबाद में रहने वाले थे, इसलिए पिताजी ने कहा वो दहेज का सारा सामान वहीं खरीद ले। वो फ्लैट बेचने की भरसक कोशिश कर रही थी, पर सही दाम नहीं मिल रहे थे और उसे घर शादी के कम से कम 15 दिन पहले पहुंचना था ताकि कपड़े, जूते, गहने वगैरह खरीदे जा सकें।
लोलिता और लालिमा अपने परिवारों के साथ आ गई थी। हवा में एक खुशी का माहौल था, पर वे सब लावण्य को बहुत याद कर रहे थे। इसके बिना सब अधूरा था। लावण्य ने एक कैसेट रिकॉर्ड करके भेजी थी कि वो लता और सबको कितना याद कर रही थी। वे सब उसको बार बार सुन रहे थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा सोचा था, परंतु वेदी पर आने से पहले अमित के पिता ने 10,000 रुपए की मांग रख दी, क्योंकि उसका फ्लैट बिका नहीं था और अमित को इसके पैसे नहीं मिले थे। इसलिए वो कह रहे थे कि पैसे की उनकी मांग जायज़ है। लता के पिता कह रहे थे कि वे थोड़ा धैर्य रखें, फ्लैट बिक जाएगा और उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे। दुष्यंत और अनिल पिताजी को उधार देने के लिए तैयार थे, परंतु लता के पिता जैसे अपने में खोए दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ जमीन पर बैठे थे। लता ने अमित की ओर देखा। वो अपने परिवार के साथ चुपचाप बैठा था, जैसे इस पूरी स्थिति से उसका कोई लेना देना ही ना हो। लीना ने पास आकर लता के कान में कहा, तू अभी इससे शादी करना चाहती है? अभी तक लता को संबंध तोड़ने का विचार नहीं आया था, परंतु लीना की बात से जैसे वो चौंक उठी। उसे लगा यदि इस पल उसने सही निर्णय नहीं लिया तो लीना कभी उसका सम्मान नहीं करेगी, और इससे भी ज्यादा लावण्य उसके बारे में क्या सोचेगी। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, सांस जैसे वो पूरी तरह ले नहीं पा रही थी। उसे डर था कि बिना शादी के जब वो ऑफिस जाएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या लता इस शादी से इनकार कर देगी? क्या होगा लता के जीवन में? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली पेशकश। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।